संविधान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो संविधान की बात करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी एक अधूरे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करके चले गए। आज की तारीख में उसमें क्लासेज भी नहीं शुरू हो पा रही हैं, डॉक्टर भी आधे अधूरे हैं। इसलिए वो तो एक जबरदस्ती का चुनाव की वजह से ऐसा कर दिया गया। बाकी विकास की बात है, हम गांव-गांव जाते हैं, देखते हैं कि गली नालियां बजा रही हैं, खर्चे टूटे हुए हैं। अब ये 3000 करोड़ कहाँ खर्चा हो गया हमको तो कहीं नहीं दिखाई देता है। कोई अभी तक मैं करीब 300 गांव में भ्रमण कर चुका हूँ, किसी गांव में भी मुझे 1 करोड़ का भी काम नहीं दिखाई देता है। तो ये कहिए झूठा दावा है या जनता को बरगलाने का एक सिस्टम है, या भाजपा वालों की जो झूठ बोलने की एक आदत है उसका एक भी हो सकता है कारण। जैसे कि ये बात बहुत अच्छी आपने कहा कि बिंदकी का एक साहित्यिक इतिहास रहा है। सोहनलाल द्विवेदी जी रहे हैं यहाँ के राष्ट्रीय स्तर पे। देखिए, बिंदकी का एक विश्व पटल पर साहित्यिक इतिहास रहा है। यहाँ से सोहनलाल द्विवेदी जी हमारे राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार रहे हैं। जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने इस साहित्य के क्षेत्र में किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं किया है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि साहित्य के क्षेत्र पर बिंदकी का जो खोया हुआ गौरव है उसको दोबारा प्राप्त करें। और यहाँ पर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। लाल इमली हमारे बगल में है जिसमें सभी लोगों का, तो उसका वो भी क्षेत्र इस तरह से विकास होना चाहिए। खजुआ हमारी विधानसभा में नहीं है लेकिन तब भी उसका भी एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। तो इस तरह के पूर्व की सरकारों ने इधर कोई ध्यान ही नहीं दिया है। तो मेरा विशेष प्रथम एजेंडा यही रहेगा कि बिंदकी के आसपास रिंग रोड बनाना और इसको साहित्यिक रूप से विश्व पटल पर एक पहचान बनाना, और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको उचित सम्मान दिलाना। देखिए, बिंदकी का जो मंडी का सिस्टम रहा है वो चूँकि अगल बगल से बहुत ज़्यादा यहाँ पर धान हमारे यहाँ बहुत आता है 2-3 जिलों से, तो उसमें भी बहुत दिक्कत है कि यहाँ धान रखने की जगह नहीं है। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि इसी की ब्रांच अलग कोई जगह लेकर के एक मंडी का विकास कराया जाए, जिससे कि जो किसानों के धान हमारे इधर उधर बर्बाद पड़े रहते हैं, बहुत दिक्कत होती है। ट्रैफिक में भी जगह जगह मीटिंगें कर रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, सम्मेलन कर रहे थे। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का एक सम्मेलन किया जा रहा था। हम लोग माननीय काशीराम जी के अनुयायी हैं, और चूँकि उनके ना रहने पर बहुजन समाज पार्टी अब वो स्थिति में नहीं बची है, वहाँ की विचारधारा बदल गई है। इसलिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक नए तरीके का सोच बना करके, और जो बहुजन समाज पार्टी की नीतियाँ थीं, क्योंकि वहाँ वो नीतियाँ नहीं बची, तो उसको एक नई जगह नई ऊर्जा के साथ हम लोग ये संगठन बना करके ले आए हैं। विशेष करके जहाँ तक नीतियों की बात है, तो सबसे पहली नीति तो यही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हम लोग माननीय काशीराम जी भी यही कहा करते थे, लेकिन वो चूँकि बाद में हो नहीं पाया, तो हम लोग का मेन उद्देश्य जो है ये है। दूसरी चीज़ है, हम लोग शिक्षा के बारे में बात करते हैं, तो उसमें ये हम लोगों की नीतियाँ हैं कि शिक्षा बच्चों की एक तरह की एजुकेशन पॉलिसी हो, भले ही वो प्राइमरी के स्कूल में पढ़ाई जाए, भले ही वो किसी पब्लिक स्कूल में या एसी के कमरे में पढ़ाई जाए, लेकिन किताबें एक हों, एक तरह की एजुकेशन हो और एजुकेशन फ्री हो। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग कॉलेज और MBBS की भी, ये भी इसमें बहुत फीस नहीं लगनी चाहिए, एकदम फ्री होनी चाहिए। क्योंकि तभी जब फ्री होगी एजुकेशन तभी जा कर के वो हो पाएगा। और जो हम लोगों का मेन मुद्दा था वो दलितों का और अल्पसंख्यकों का और पिछड़ों का था, तो उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। चैलेंज तो हमको जब हम जाते हैं जनता के बीच में तो कहीं नहीं लग रहा है, क्योंकि जनता एक परिवर्तन चाहती है। ये जो प्रत्याशी आए हुए हैं अपना दल से,
कि चूंकि ये बगल की विधानसभा से आए हैं तो आप जनता समझ गई है कि ये किस लिए यहाँ आए हैं। क्योंकि यदि इनका कार्यकाल या इनकी छवि अच्छी रही होती तो ये जहानाबाद छोड़ करके ही ना आते। तो यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रही है इनको। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो जहाँ से आते हैं वहाँ के लोग ही उस दल के वैचारिक रूप से जुड़े नहीं हैं और उनके बीच बीच में तरह तरह के स्टेटमेंट भी आते हैं कि हमको इनका वोट नहीं चाहिए या उनका वोट नहीं चाहिए। तो इसलिए अल्पसंख्यक जिंदाबाद जिंदाबाद प्रत्याशी है आप लोगों के